टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉलेशन एंगुलर सीएलआई। तो बेसिकली होता क्या है, हमने पढ़ना है एंगुलर, हमारे पास इंट्रोडक्शन के लिए एक चैप्टर दिया हुआ है टाइपस्क्रिप्ट का, ठीक है। एंगुलर में पुराने वर्जन में हम नो स्टैंड अलोन पे पढ़ते थे, अब 18 आ गई है एंगुलर और वो स्टैंड अलोन हो गया। एंगुलर क्या होती है? फ्रंट एंड के लिए यूज होती है, जावास्क्रिप्ट का बड़ा भाई है। जावास्क्रिप्ट के एमवीसी एंगुलर, जैसे ASP.NET का एमवीसी कोर है, तो जावास्क्रिप्ट की एमवीसी कौन है? एंगुलर। ऊपर वाली लाइन अच्छी तो ये है, JS के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को, NPM के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को, टाइपस्क्रिप्ट के बारे में बताया था। एंगुलर में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, वो है टाइपस्क्रिप्ट हमारे पास। इसलिए चैप्टर नंबर 1 में आपको थोड़ा से जो है ना वो हिंट दिया गया है टाइपस्क्रिप्ट का, ठीक है। अंडरस्टैंड इंटरफेस, इंप्लीमेंटिंग क्लासेस, इंप्लीमेंटिंग मॉड्यूल्स और अंडरस्टैंडिंग फंक्शंस। मैं फंक्शंस वगैरह इसलिए थोड़ा सा करवाना चाह रही हूँ ताकि आपको टाइपस्क्रिप्ट अगर कोई पूछे आती है तो आपको तो जावास्क्रिप्ट एकदम से याद आ जाए, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट एमवीसी को इनहेरिट करती है ले जाके, तो इसके मॉडल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थोड़ी सी वैल्यू रखती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में हम चीजों को थोड़ा सा नेगलेक्ट कर देते हैं। एंगुलर क्यों इस्तेमाल करते हैं? सेपरेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। जावास्क्रिप्ट भी तो चल रहा था ना, तो जावास्क्रिप्ट भी चल जाता, एंगुलर इस्तेमाल करने की कोई वजह ही ना होती। एमवीसी की वजह। एडिंग एंगुलर टू योर एनवायरनमेंट यूजिंग एंगुलर सीएलआई, क्रिएटिंग अ बेसिक एंगुलर एप्लीकेशन। समझ में आई? जो आपकी सेपरेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज होती है, यानी कि हर एक कंपोनेंट एक अलग अलग तरीके से चल रहा है। मैं अभी भी रिएक्ट जेएस को बहुत सपोर्ट करूंगी, रिएक्ट जेएस से बहुत आसान भी है और एंगुलर से कहीं ज्यादा वर्क भी रखता है। रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव रिएक्ट नेटिव प्योर मोबाइल के लिए है और रिएक्ट जेएस जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म आता है। वेब पेजेस बनते हैं ना HTML से, CSS और जावास्क्रिप्ट उसके बिहेवियर बता रही होती है ना, सारी चीजें, यूजर इंटरेक्शन, डायनामिक डिस्प्ले होती है, विजेट्स होते हैं, यूजर इंटरेक्शन होती है, क्लिक टू ओपन ना, पॉपअप या कोई इस तरह की चीज हो रही होती है। अब वेब 1.0 वेब 2.0 पे आते हैं और वेब 3.0 जो है हमारी ब्लॉकचेन और मेटा पे चलती है, ठीक है। कलेक्टिव इंटेलिजेंस इज यूजर जनरेटेड कंटेंट। अगर आप दो चीजें देखें तो अब ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यूजर क्रिएटेड कंटेंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए, वेबसाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये 2006 का डेटा है। अभी आप सोच सकते हैं ट्रिलियन टेराबाइट तक यूजर जा चुके जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कबाड़ी वाले के बाद भी चल रहा होता है, सही है। तो ये यूजर जनरेटेड, एक पब्लिश कंटेंट होता है, यूजर जनरेटेड होता है। पुराने वेबसाइट पे पब्लिश कंटेंट चलता था, यूजर जनरेटेड कंटेंट नहीं चलता था। अब मुझे बताया जरा यूजर जनरेटेड कंटेंट क्या क्या होते हैं? यूजर जनरेटेड कंटेंट यूट्यूब पर कारोबार। अच्छा, वो वेबसाइट पे यूजर जनरेटेड कंटेंट क्या क्या होता है? वेबसाइट पे यूजर जनरेटेड वो होता है ना, ऐड टू कार्ट होता है, ऐड टू कार्ट हो गया, कैलकुलेशन हो गया, सेटअप हो गया, ठीक है, लॉगिन साइन अप, डायनामिक नहीं है तो फ्रंट फर्स्ट साइड से हो गया। हां, स्क्रॉल करना, उसको ऊपर नीचे करना। हमने 2005 कलर करना, 2005 से हमने एजेक्स स्टार्ट किया था, ठीक है। समझ नहीं आया लेकिन 2005 से JavaScript is born is live script 1995 में, ECMA स्क्रिप्ट साइट की स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश हुई थी। थोड़ी सी हिस्ट्री है, ES नेक्स्ट साइट 2017 में, उसके बाद एंगुलर का सफर थोड़ा सा शुरू हुआ था, ठीक है। और ये हिस्ट्री है, इतना याद करने की जरूरत है, इंटरव्यू में कोई हिस्ट्री पूछना नहीं, मैं बता दे रही हूँ। 42% PHP चलती थी मार्केट में, 26% ASP.NET जब तक कोर नहीं आया था, और 31% जो है वो अदर वेबसाइट चल रही थी। मतलब तो मार्केट की डिमांड पता चल गई है भाई से। PHP की डिमांड कितनी है? कोई डिमांड नहीं है, कोई डिमांड नहीं कोई डिमांड। अगर PHP की डिमांड है तो सिर्फ लारावेल की वजह से, हां, बस अदर देन PHP की कोई डिमांड पूरा दिन नहीं। लारावेल। .NET की डिमांड है बहुत, जो बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस काम कर रहे हैं। लैम्प स्टैक वरना सब मर्न पे जाते हैं, मर्न। लैम्प स्टैक क्या होता है? लैम्प पे जाएंगे, LAMP, लैम्प, लिनक्स, अपाची, MySQL और PHP। इसको हम लैम्प लिनक्स क्या होता है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब तो लैंप का कोई नाम भी नहीं लेता। अब कोई नवी पुरानी चीजें मैं बता रही हूँ। जब एंगुलर जब आया था तब की बात है, उस वक्त तक PHP थी ना। PHP के बाद आते हैं ब्राउज़र, जावास्क्रिप्ट, क्लाइंट, JSON। किस तरह काम करता है ये? डायग्राम शोइंग द कंपोनेंट ऑफ बेसिक वेबसाइट वेब एप्लीकेशन। बेसिक वेबसाइट ये ब्राउज़र है, जावास्क्रिप्ट है इसके अंदर, JSON XML लगी हुई है, HTML CSS और यूजर इंटरफेस है। सर्वर ये यूजर आता है, यूजर एक्सेस करता है, सिस्टम एक्सेस को, इसको जैसे JSON की फाइल चाहिए होती है, इसको HTML CSS और JSON कौन दे रहा होता है? यहाँ से लाके सर्वर दे रहा होता है, JPG की इमेजेस और जावास्क्रिप्ट की फाइल।
वो सारी यहाँ पे लाके देता है और यूजर ये ब्राउजर के जरिए इन चीजों को एक्सेस करता है। ये यहाँ पे पीछे इसके सर्वर पे वेब सर्वर लगे होते हैं जो कि अपाची IIS.NET के लिए, अपाची PHP के लिए। सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग कौन सी होती है? PHP, Java, .NET, C++, जो कि फाइल्स रखती है, और डेटाबेस Oracle, MySQL, SQL सर्वर ये होते हैं एंड अदर सर्विसेज। ये आपको मैं बेसिक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बता रही हूँ जो कि हम अभी यूज करते हैं। मैं कोई भी कहीं पे भी फोकस नहीं कर रही कि कौन सी वेबसाइट है और क्या है, ठीक है? इस Oracle के डेटाबेस जो है ये क्या कहते हैं इसमें मीन स्टेप हाँ वही पूरा MongoDB। इंफ्रास्ट्रक्चर, जबकि क्यूरीज उसकी वही चलती है, SQL वाली चल रही अगर है। समय हम सीखना चाहें तो क्या टाइम सीखेंगे? SQL आती है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सीख जाओगे आराम से। जैसे ओरेकल है ना, वेसिकल शायद मैंने लारामोन यूज किया है। तारा गॉड के बारे में मैंने सुना। नहीं सुना वहां पे क्योंकि यूनिक मेरे चीज इनमें से एक बंदे ने मुझे सीखी बोला था, जानने वाले ने मुझे बोला था कि अभी डॉट के आया था ना तो उसमें Oracle का चाहिए होंगे। Oracle वो रखी हुई मैं है। बता रही हूँ, Oracle एक पूरा कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर देता है डेटाबेस के लिए। उसमें क्यूरीज SQL की लगती है। मैंने यूनिवर्सिटी में Oracle 10G पढ़ा था किसी जमाने में, अब तो 20-30G आ गई और बहुत सारे रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट हो जाती है। बैकएंड मीन स्टैक मर्ज से पहले ना मीन आया था। MongoDB डेटाबेस के लिए, एक्सप्रेस बैकएंड के लिए, API क्रिएट करने के लिए, AngularJS फ्रंट एंड के लिए और Node.js सर्वर चलाने के लिए। Backend के यहाँ आप R लगा दे React.js फ्रंट एंड के लिए, तो ये क्या बन जाएगा? मर्ज स्टैक। आप यहाँ लगा आर चलो बताइए, ऊपर से आया वर्ड स्टैक मैं Node.js कैसी होती है? Node.js नोट कमाओ। ये नहीं ना, लिखा हुआ तो है। अगर मैं Node.js पढ़ाना शुरू लिखा हुआ कर दूं था। तो बड़ा मसला हो जाएगा कि पूरी वेबसाइट सर्वर पर आ जब ये सिखाएंगे Node.js कभी मौका मिला तो सिखा दूं। Node.js देखो, पढ़ेंगे ना? Node.js पुराने करिकुलम में ना वर्कशॉप Node.js करवाए नहीं पढ़ते ना। Node.js में पूरे पेजेस बनाने सिखाए हैं मैंने, सर्वर चलाना सिखाया है। Node.js अपाची की जैसा है। अपाची PHP की स्क्रिप्ट को रन करवाता है। Node.js जावास्क्रिप्ट को आपकी कमांड प्रॉम्प्ट पे लाके रन करवाता है। सही है मिस। पुराने करिकुलम में शुक्र है कि मैंने Node.js पढ़ाई है कोड करके, पेजेस बनवाए हैं, 2-3 पेजेस बनवाए। मेरे पास रखा हुआ भी है, अगर किसी मुझे टाइम मिला तो मैं आपको करवाऊंगी। अब आते हैं यहाँ पे दोबारा बेसिक डायग्राम शोइंग वेयर Node.js, Express, Mongo and Angular fit in the website। ये भी तो बताया राइट, सही है। ये दूसरा है। ये इसका MongoDB का डेटाबेस। देखो ठीक है। डिफरेंस देखो। वेबसाइट सर्वर स्क्रिप्ट अदर्स फाइल्स MongoDB सब सेम ही लग रहा है। HTML CSS JSON यहाँ पर JSON JPEG पूरे एंगुलर को मिस अभी जावास्क्रिप्ट क्लाइंट समझ लिया मैंने, लेकिन आता नहीं। देखिए गौर से मेरी बात सुने। पहले सर्वर में क्या था? वेब सर्वर अपाचे IIS, ठीक है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग अलग होती थी, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए सारी चीजें होती थी। मीन स्टैक में क्या होता है? फ्रंट एंड को कौन हैंडल कर रहा है? एंगुलर हैंडल कर रहा है। पूरा फ्रंट एंड कौन हैंडल कर रहा है? एंगुलर। अब एंगुलर के लिए जब रिक्वेस्ट जाएगी तो रिक्वेस्ट कहाँ से आएगी? Node.js। Node.js सर्वर कौन हैंडल कर रहा है? अपाची की जगह पे पूरा कौन हैंडल कर रहा है? मूवी Node.js नोट.js देखा तुमको हमारा इसने ये सुन के ही दिमाग ही नहीं और होता इसका।